मैं संतोष सर, आस्था कोचिंग आजमगढ़ से क्लास 10th केमिस्ट्री सब्जेक्ट की फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की केमिकल इक्वेशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन बताई थी। केमिकल इक्वेशन है क्या चीज़, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि केमिकल इक्वेशन है क्या। जैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल या फार्मूले की सहायता से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ symbolic representation of a chemical reaction with the help of symbol or formula of the reactant and product। कहने का मतलब जो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम सिंबल के द्वारा या फार्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। रिएक्टेंट को हमेशा हम लेफ्ट साइड में और प्रोडक्ट को हमेशा हम राइट साइड में लिखते हैं और बीच में एरो लगाते हैं। तो इस तरीके का अगर कोई रिप्रेजेंटेशन है, नोटेशन है, दर्शाते हैं आप, तो उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ सिंबॉलिक representation of chemical reaction with the help of symbol or formula of reactant and product। जैसे हमने पहले कहा, रिएक्टेंट को हम लेफ्ट साइड में और प्रोडक्ट्स को हम हमेशा राइट साइड में लिखते हैं। रिएक्टेंट्स बीच में हम दोनों के एरो का सिंबल लगाते हैं और प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। जैसे सपोज करो कि अगर कोल का मतलब कार्बन को अगर आप बर्न करते हैं तो बर्न करने का मतलब हमने कई बार बता चुके कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करना, ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन करना। तो इधर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन का सिंबल आप जानते हो C, ऑक्सीजन का फार्मूला O2 और जो प्रोडक्ट बना कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इस तरीके से ये केमिकल इक्वेशन है किसका, रिएक्शन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके के ही रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। हमेशा केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड में और प्रोडक्ट को राइट साइड में लिखते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। और बीच में हम एरो लगाते हैं, ना कि इक्वल की साइन लगाते हैं। तो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन को नॉर्मली जैसे यहाँ देख के आप बता सकते हैं कि कार्बन का 1 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बना। लेकिन अगर आप इसको मोर इंफॉर्मेटिव, ज़्यादा सूचना इससे प्राप्त करना चाहते हैं या देना चाहते हैं तो कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं। जैसे रिप्रेजेंट द फिजिकल स्टेट ऑफ reactants
एंड प्रोडक्ट्स। जैसे अगर सॉलिड स्टेट में कोई भी रिएक्टेंट है तो सॉलिड के लिए आप एस इंडिकेट करते हैं। लिक्विड स्टेट में अगर कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है तो उसके लिए एल सिंबल का यूज करते हैं। गैसियस स्टेट में है तो उसके लिए जी सिंबल का यूज करते हैं। अगर एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वाटर में सॉल्यूशन है, तो उसके लिए हम सिंबल ए क्यू का यूज करते हैं। अगर प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेसिपिटेट का मतलब सॉलिड स्टेट में आपको कोई भी प्रोडक्ट मिलता है तो प्रेसिपिटेट के लिए हम डाउनवर्ड एरो लगाते हैं। उसी तरीके से अगर गैस इवॉल्व हो रही है, गैस इवॉल्व होने का मतलब गैस निकल रही है, प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको हम अपवर्ड एरो लगाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो हम इसी केमिकल इक्वेशन को फिर से लिखते हैं। तो आप जानते हैं कार्बन किस स्टेट में मिलता है, सॉलिड स्टेट में। ऑक्सीजन नॉर्मली गैसियस स्टेट में मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसियस स्टेट में मिलता है। उसी तरीके से एक दूसरा इक्वेशन जैसे हम बात करें, सपोज करो सिल्वर नाइट्रेट, और सिल्वर नाइट्रेट में हम मिक्स कर दें सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तो क्या प्रोड्यूस होता है, सिल्वर क्लोराइड बनेगा और प्लस सोडियम नाइट्रेट बनेगा। सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना। अब इनके हम फार्मूले लिखते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला आप जानते हो AgNO3, और जब भी AgNO3 को रिएक्ट कराते हैं इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे AQ। उसी तरीके से सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे तो NaCl, और इसका भी एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, और जब इसको रिएक्ट कराते हैं तो आपको मिलता है सिल्वर क्लोराइड, जिसका फार्मूला आप जानते हो AgCl और प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो सिल्वर क्लोराइड जो है सॉलिड स्टेट में मिल जाता है, प्रेसिपिटेट के रूप में मिलता है, इसलिए उसको हम डाउनवर्ड एरो के रूप में उसके सामने लिख देते हैं। और सोडियम नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन कहने का मतलब सॉल्यूशन में पड़ा रहता है। तो इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो केमिकल इक्वेशन जो होते हैं वो मोर इन्फॉर्मेटिव होते हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको उससे मिलती है, और इस तरीके से आपका केमिकल इक्वेशन ज़्यादा यूजफुल होता है। केमिकल इक्वेशन से कुछ चीज़ें जो आप जान सकते हैं, मैंने कहा कि हमेशा रिएक्टेंट का 1 मोल और जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे उनके 1 मोल या एक से ज़्यादा, कहने का मतलब कितने मोल्स रिएक्टेंट के पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने मोल प्रोडक्ट्स के बन रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन भी आपको मिलती है। उसके साथ साथ अगर हम नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल के भी टर्म में बात करें तो वो भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे हम इसको सिल्वर नाइट्रेट का 1 मोल, सोडियम क्लोराइड का 1 मोल आपस में रिएक्ट करेगा तो सिल्वर क्लोराइड का 1 मोल और सोडियम नाइट्रेट का
1 मोल आपको प्रोड्यूस होगा। अब अगर हम इसी को मोल की जगह मॉलिक्यूल कह दें तो भी ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट का 1 मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड के 1 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, तो सिल्वर क्लोराइड का 1 मॉलिक्यूल और सोडियम नाइट्रेट का 1 मॉलिक्यूल आपको प्राप्त होता है, प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, और ये सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन रहा केमिकल इक्वेशन का। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखो, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में अगर हम बात करें तो केवल 2 तरीके के केमिकल इक्वेशन आपको मिलते हैं। पहला, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हम इसको जानते हैं कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। जैसा नाम बता रहा है अनबैलेंस्ड, बैलेंस नहीं होगा। बैलेंस न होने का मतलब क्या होगा कि जो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं, उन्हीं उतना ही नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट्स के प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। और ऐसे इक्वेशन को ही एक दूसरा टर्म भी आप याद रखेंगे, कभी कभी 1 मार्क्स में पूछा जाता है, स्केलेटन इक्वेशन किसे कहते हैं। तो जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है उसी को स्केलेटन इक्वेशन भी कहते हैं। तो आप डिफाइन कर सकते हैं, है क्या, इट इज एन इक्वेशन in which number of atoms of different element present on both side बोथ साइड का मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट ऑन बोथ साइड आर अनइक्वल। दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज आल्सो नोन एज स्केलेटन इक्वेशन। तो क्लियर हो गया। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो कि पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला KClO3 होता है। इसको अगर हम हीट करते हैं, ये ट्रायंगल का सिंबल है, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, और किसी भी एरो पे अगर हमने डेल्टा बना दिया, इसका मतलब हम रिएक्टेंट को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो ये ब्रेक हो जाता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। अब अगर हम इस केमिकल इक्वेशन को देखें ध्यान से,
तो पोटेशियम का एक एटम है, इधर भी पोटेशियम का एक एटम है, क्लोरीन का एक एटम है और क्लोरीन का एक एटम है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम हैं जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स बोथ साइड इक्वल नहीं है और इसीलिए ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब दूसरे टाइप पे बात करते हैं। दूसरा टाइप क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जैसा नाम बता रहा ठीक उसका अपोजिट है। अनबैलेंस्ड का अपोजिट बैलेंस्ड। तो बैलेंस में क्या होंगे, दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सेकंड टाइप का जो इक्वेशन केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमने आपको कहा कि सेम उसी चीज लिख देंगे, केवल जहां पे अनइक्वल है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो सेम उसी पैटर्न पे आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इट इज एन इक्वेशन in which number of atoms of different elements present on both sides are equal। जैसे इसी एग्जाम्पल को हम ले तो KClO3 KCl+O, हम इसी को अगर हम कुछ ऐसे ही कर दें तो ये क्या हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे अगर हम देखते हैं तो पोटेशियम के अब कितने एटम हो गए, 2 एटम हो गए, क्लोरीन के 2 एटम हो गए और ऑक्सीजन के 6 एटम, 3 2 या 6 एटम। यहाँ पे देखें तो पोटेशियम के 2 एटम हैं, क्लोरीन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के भी 6 एटम है। कहने का मतलब इस साइड में पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन के जितने एटम हैं उतने ही एटम क्लोरीन, पोटेशियम और ऑक्सीजन के प्रोडक्ट साइड में भी हैं। तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और एक बात याद रखिएगा, जब भी कहीं इक्वेशन आप लिखेंगे तो हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होना चाहिए। एग्जाम में आप जब भी रिप्रेजेंट करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के इक्वेशन को तो आपका इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। और अगर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप लिख के आते हैं तो हो सकता है आपको उतने मार्क्स ना मिले जितने की आपको मार्क्स मिलने चाहिए। तो इसलिए ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि केमिकल इक्वेशन आप जब भी लिखें एग्जाम में या अपनी नोटबुक में तो बैलेंस होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि क्यों हमेशा हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, क्यों नहीं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्यों लिखा जाना चाहिए, इसका आंसर क्लास 9th में आपने एक रूल पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहता है, मैटर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कहने का मतलब जितना आप मैटर रिएक्टेंट्स के फॉर्म में लेते हैं, अगर रिएक्शन कंप्लीट होता है, पूरा होता है, तो प्रोडक्ट भी उतना ही बनना चाहिए। इसीलिए जब भी हम कहीं केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, और अगर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो इसका मतलब लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन फॉलो नहीं आपने किया, या यूं कहें कि वो गलत है। तो गलत है नहीं, इसलिए आपकी गलती होगी, आपने लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो नहीं किया। तो कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई केमिकल इक्वेशन
must be written in the form of balanced chemical equation. तो region for balanced chemical equation, शॉर्ट में हम आंसर लिख दे रहे हैं रीजन फॉर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आंसर आप अपने से एक्सप्लेन करके लिख लेंगे, हम केवल रीजन लिखते हैं टू ओबे द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। इस लॉ को फॉलो करता है हमेशा केमिकल इक्वेशन, इसीलिए हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखा जाना चाहिए। अगर आप अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो आपको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे जितने कि आपको मिलने चाहिए। तो ये दो टाइप के केमिकल इक्वेशन हो गए, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी आती है जिसको आपको प्रैक्टिस भी करनी है और एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक से, बैलेंसिंग ऑफ मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। कैसे किसी एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस्ड कर सकते हैं, तो हम उसी पे बात करते हैं। मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बहुत आसान है, आप फॉलो करेंगे हमें सिस्टम से स्टेप बाय स्टेप तो आपको बहुत आसान हो जाएगा किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। सबसे पहले आप क्वेश्चन कैसे आएंगे इस चीज को थोड़ा सा जान लेते हैं। किसी भी एग्जामिनेशन में अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करने का तीन तरीका होता है, तीन तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो स्टेटमेंट के फॉर्म में दे दिया गया, जैसे सपोज करो कहा गया कि पोटेशियम क्लोराइड गिव्स पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन ऑन हीटिंग, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये क्या है, स्टेटमेंट दिया गया और इसको आपको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। दूसरा क्या होता है, वर्ड इक्वेशन जिसको कहते हैं, हम उसमें रिएक्टेंट साइड के और प्रोडक्ट साइड की रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को वर्ड के फॉर्म में लिख देते हैं और उसका आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाना पड़ता है। तीसरा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन ही लिखा रहता है और उसी को आपको बैलेंस करना होता है। तो ये सबसे आसान होता है, लेकिन तीनों तरीके से किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप तैयार रहेंगे हर तरीके के क्वेश्चन के लिए। तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको अधिक से अधिक जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपके इक्वेशन में आते हैं उनके फार्मूले, उनके सिंबल आपको पता होने चाहिए और कोशिश करेंगे आप जितने भी कंपाउंड्स या एलिमेंट्स आते हैं उनके सिंबल लर्न करेंगे, याद करेंगे, जो आपको मदद करेगा। अदरवाइज आप मेथड चाहे जितना अच्छा जानते हों उसको आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप डिफरेंट एलिमेंट्स के सिंबल, कंपाउंड्स के फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए और क्लास 9th की वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन ऑलरेडी आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है तो आपको हम मान के चल रहे हैं कि आपको ये आता है। तो कैसे बैलेंस करेंगे, देखो आपके यहाँ बहुत सिंपल सा एक मेथड है जिसको आप कह सकते हैं ट्रिक एंड ट्रायल मेथड। जुगाड़ टेक्नोलॉजी हम लगाते हैं। जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाने का मतलब कि सबसे पहले हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन या स्केलेटन इक्वेशन में ये देखते हैं कि किस एलिमेंट
के एटम्स रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इक्वल हैं, बैलेंस्ड हैं, और किनके नहीं हैं। अगर जो बैलेंस्ड हैं उनमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो बैलेंस नहीं हैं उनमें देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ एटम का डिफरेंस है, और सुटेबल नंबर ऑफ एटम्स को हम इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि रिएक्टेंट्स की साइड में या प्रोडक्ट की जहाँ रिक्वायर्ड होता है, जहाँ ज़रूरत होती है, वहाँ पे उस स्पीसीज के लेफ्ट साइड में हम सुटेबल नंबर लिखते हैं, और ऐसा करके हम सारे एलिमेंट्स के एटम्स को हम बैलेंस करते हैं, और फाइनली लास्ट में हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। अब अगर एक इक्वेशन में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो किसको हम पहले करेंगे, किसको बाद में करेंगे, इसके लिए हम आपको सिंपल सा एक ट्रिक बता दें कि सबसे पहले आप इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जिनके नंबर कम होंगे उनको पहले बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, फिर धीरे धीरे जो ज़्यादा नंबर में होंगे उनको बैलेंस करते जाएंगे, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम लास्ट में बैलेंस करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो मैंने कहा जैसे कि क्या सा मेथड है भाई, ट्रिक एंड ट्रायल। इस मेथड में हम कौन कौन से स्टेप्स यूज करते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले हमने जैसे आपको बताया, चेक द अनबैलेंस्ड एलिमेंट इन इक्वेशन। दूसरा काम क्या करते हैं, राइट suitable number on left side of reactants or products at suitable position। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम को सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे, तो ये तीन बातें ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली इस तरीके से आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल जो हमने आपको पीछे बताया था उसी को लेते हैं कि पोटेशियम क्लोराइड gives potassium chloride and oxygen on heating। इसी केमिकल रिएक्शन का बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, ताकि आपसे गलती ना हो वो जरूर ध्यान देंगे।
तो सबसे पहले आप वर्ड इक्वेशन लिख लीजिए। वर्ड इक्वेशन में रिएक्टेंट्स को लेफ्ट साइड में और प्रोडक्ट्स को राइट साइड में लिखना है। इसके लिए क्या लिखेंगे आप जानते हो, पोटेशियम क्लोरेट, ये आपका क्या है भाई, रिएक्टेंट्स है, और पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। आप जानते हो पीछे हमने आपको इक्वेशन बताया हुआ है। पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला होता है KClO3, एरो लगाएंगे। पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला होता है KCl और ऑक्सीजन का फार्मूला होता है O2। पहला स्टेप हमने क्या कहा, चेक द बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड एलिमेंट। तो अगर हम देखें यहाँ पे पोटेशियम नंबर एक एटम है, इधर भी एक एटम है, तो ये बैलेंस है। क्लोरीन का एक एटम है, यहाँ भी क्लोरीन का एक एटम है, ये दोनों भी क्या है, बैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन को देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। तो इनको बैलेंस करने के लिए अगर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहें तो इधर 3 हैं और इधर 2 हैं। इसका मतलब क्रॉस पोजीशन पे, कहने का मतलब देखो 3 को और 2 को बैलेंस करना तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे, 6 एटम्स हो जाएंगे। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हमने क्या लिखा कि लेफ्ट साइड ऑफ द रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 और यहाँ पे क्या लिख देंगे 3। आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं इसी चीज को। जैसे सपोज करो हमने यहाँ से मिटा दिया और समझाने के लिए आपको 2KClO3 KCl और प्लस 3O2। तो अब हम देखें तो ऑक्सीजन के एटम्स बैलेंस हो गए, लेकिन अब दिक्कत क्या हुई कि पोटेशियम का और क्लोरीन का एटम डिस्टर्ब हो गया। अब यहाँ पे पोटेशियम के 2 एटम और क्लोरीन के 2 एटम हो गए, जबकि इधर हमारा पोटेशियम का एक ही एटम है और क्लोरीन का एक ही एटम है। तो अगर हम फिर से पोटेशियम और क्लोरीन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करें, अगर हम इसके लेफ्ट साइड में 2 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, तो क्या होगा, पोटेशियम का भी और क्लोरीन के भी 2 एटम हो जाएंगे और इस तरह फाइनली हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं 2KClO3 2KCl प्लस 3O2। और जैसा हमने कहा यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन हीटिंग, इसका मतलब एरो पे हम क्या लिखेंगे डेल्टा। जैसे पीछे हमने डिस्कस किया था कि इनको आप मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए उन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट लिख देंगे। तो जैसे आप जानते हो ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है पोटेशियम क्लोरेट, एस लिख देंगे। पोटेशियम क्लोराइड भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, एस लिख देंगे। और ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होगा वो गैसियस स्टेट में प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पे जी लिख सकते हैं या अपवर्ड एरो बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को आपने बैलेंस किया। फिर से एक बार समझाते हैं। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पे पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मिलता है। इस प्रोसेस का या इस केमिकल रिएक्शन का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो हमने जैसे कहा आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ज़्यादा गलती नहीं होने के चांस होंगे। तो पहला स्टेप आप क्या करें कि सबसे पहले रिएक्टेंट्स को वर्ड में और प्रोडक्ट्स को वर्ड में लिख दें। तो रिएक्टेंट्स हमारा पोटेशियम क्लोरेट है और प्रोडक्ट हमारा पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन है। अब इनके सिंबल और फार्मूला लिख देते हैं। तो पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला KClO3 है, पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला KCl है और ऑक्सीजन का फार्मूला O2 है। हमने सबको लिख लिया। अब चेक करेंगे कि कौन सा एलिमेंट बैलेंस है, कौन सा एलिमेंट बैलेंस नहीं है। जैसे पोटेशियम का एक एटम है
यहाँ भी पोटेशियम का एक एटम है, क्लोरीन का एक एटम है, यहाँ भी क्लोरीन का एक एटम है, तो ये दोनों एलिमेंट तो बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन में क्या है, यहाँ पे 3 एटम है और यहाँ पे 2 एटम है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनको बैलेंस करने के लिए हमें एक सुटेबल नंबर देखना पड़ेगा। तो आप जानते हो 3 और 2 को बैलेंस करने के लिए अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 एटम्स दोनों साइड में हो जाएंगे और ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 2 से इसमें लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किया और इसमें 3 से लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किया। कभी भी राइट साइड में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो ऑक्सीजन हमारा तो 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6 बैलेंस हो गया। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि पोटेशियम और क्लोराइड के या क्लोरीन के जो एटम्स हैं इधर डबल हो गए और इधर एक एक ही रहा। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हम पोटेशियम क्लोराइड के लेफ्ट साइड में 2 लिख दें, तो अब सारे एलिमेंट के एटम इक्वल हो गए, या यूं कहें कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गया। और ये जब भी आप बनाएंगे तो लास्ट में एक बार जरूर चेक कर लेंगे इसी तरीके से कि क्या हर एलिमेंट के जो एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में जितने हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड में हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है तो फिर से एक बार कहीं चेक करेंगे उसी तरीके से जैसे आप करे हैं, और गलती आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी तो उसको करेक्ट कर देंगे। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये वर्ड इक्वेशन मिल गया आपको। अगर इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है तो सबसे पहले हम इनके सिंबल और फार्मूला लिखेंगे। सोडियम का सिंबल जैसे आप जानते हो Na, वाटर का सिंबल फार्मूला H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला NaOH और हाइड्रोजन का फार्मूला H2O। अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। तो अगर हम देखें सोडियम का एक एटम रिएक्टेंट साइड में और एक एटम प्रोडक्ट साइड में, तो बैलेंस है। अब आते हैं ऑक्सीजन का। यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन का एक ही एटम है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन पे देखते हैं, यहाँ पे 2 एटम हैं और यहाँ पे 2 और 1 3 एटम हो गए। तो फिर से प्रॉब्लम अब आपके पास है कि हम कैसे बैलेंस करें हाइड्रोजन को। तो अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन के 4 एटम हो गए। 3 तो हम कर नहीं सकते हैं, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 4 तो ऐसे होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 4 हो गया। अब इधर क्या है, हाइड्रोजन के 3 हैं, यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 और +1 5 हो जाएगा। हमें एक ही बढ़ा इंक्रीज करना, तो हम इसके लेफ्ट साइड में अगर लिखते हैं तो हमारा एक इंक्रीज कर जाएगा। कहने का मतलब यहाँ 2 लिखते हैं तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2 एटम है। सोडियम हमारा अब डिस्टर्ब हो गया, यहाँ पे सोडियम के 2 एटम है और यहाँ पे सोडियम का 1 एटम है, तो हम यहाँ पे 2 लिखते हैं। तो इस तरीके से ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हुआ। ये तरीका है, मेथड है सिंपल सा, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्रिक एंड ट्रायल मेथड, जुगाड़ टेक्नोलॉजी है भाई। तो ऐसे ही आप डिफरेंट केमिकल रिएक्शन को लेकर के बैलेंस करेंगे। प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीज़ आपको कोई ऐसा फार्मूला मेथड नहीं है कि आप फटाफट, प्रैक्टिस आपको ज़रूरी करनी है। हमने मेथड्स आपको बताया। अगर आपको कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने में दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको बैलेंस कर देंगे। अगले वीडियोस में कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, सॉर्ट आउट करें। आज यही तक, थैंक यू आज के लिए। इसके आगे की जो भी टॉपिक हैं वो अगले वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।